जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो राष्ट्रपति चैप्टर के अंतर्गत। साथियों, हम संविधान की यात्रा सीरीज के अंतर्गत संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और यह सिलसिला हमारा लगातार जारी है। और हम यहाँ सीखने सिखाने के दौर के तहत विभिन्न प्रकार की जो संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक है उनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट बिंदु है उन सभी बिंदुओं को हम एक एक करके समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले की आज हम 10वें एपिसोड पर पहुंच चुके हैं तथा इससे पिछली वीडियो में हमने राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत उनकी सामान्य शक्तियां, उनकी आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, संवैधानिक आपातकाल क्या होता है, वित्तीय आपातकाल क्या होता है, इन सभी शक्तियों के बारे में हमने एक एक करके अच्छी तरह से समझा है। अगर वो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख लीजिए ताकि आगे की जो वीडियो है या फिर आगे की जो टॉपिक है वो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज जैसे मैंने बताया था कि भारतीय संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति का उल्लेख, जैसे मैं राष्ट्रपति की बात करूं तो 52 से लेकर 62 तक के अनुच्छेद में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान हमको देखने को मिलता है। यहाँ तक क्लियर हो गया था, फर्स्ट वीडियो में ही मैं बता दिया था। और 52 से लेकर 62 तक के अनुच्छेद को एक एक करके एक ही जगह पर लिखा दिया है। अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, संविधान की यात्रा करके प्लेलिस्ट है, वहां पर आपको सीरियल से एक एक करके वीडियो मिल जाएगी। तो जैसे हमने देखा अनुच्छेद 52 को भी हमने एक एक करके बढ़िया तरीके से समझा है और अनुच्छेद 53 जिसमें राष्ट्रपति की शक्तियां होती है उन शक्तियों को एक एक करके बहुत बेहतर ढंग से पढ़ा है। तो पिछले वीडियो में हमने अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 53 को क्लियर कर लिया है। अगला जो अनुच्छेद है, मैंने पहले ही कहा है कि हम एक एक अनुच्छेद को बढ़िया तरीके से बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, बेसिक से संविधान को समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारा यह अनुच्छेद 52 और 53 क्लियर हो गया है। अगला जो हमारा अनुच्छेद आता है वो 54 आता है। तो हम अनुच्छेद 54 से लेकर आगे जितने तक भी अनुच्छेद आज की इस वीडियो में कवर हो पाएगा उससे संबंधित प्रावधान को आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे के अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद नंबर 54 को। अनुच्छेद नंबर 54 को अनुच्छेद आप लोग लिख लीजिएगा, नोटबुक पेन आप लोग साथ में लेके चलिए ताकि आप लोगों का एक बेहतर तरीके से नोट्स बन पाए। तो पहला जो अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 की अगर मैं बात करूं तो भारतीय संविधान के भाग 5 में कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है। उन्हीं कार्यपालिका के अंग में से एक अंग होता है राष्ट्रपति। उन राष्ट्रपति को ही एक एक करके हम समझ रहे हैं और एक एक करके उसको पढ़ रहे हैं। तो अनुच्छेद 54 किस बात का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 54 की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से संबंधित प्रावधान हमको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में देखने को मिलता है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये निर्वाचक मंडल होता क्या है और ये निर्वाचक मंडल से तात्पर्य क्या है? तो निर्वाचक मंडल से तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदाता होंगे या फिर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे। सीधा सा अर्थ हुआ कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डालेंगे उसे ही कहा जाता है निर्वाचक मंडल। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में जो भी मतदाता या फिर वोट डालेंगे उन्हीं को एक साथ मिलाकर कहा जाता है निर्वाचक मंडल। तो यहाँ पर से प्रश्न हमेशा बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं है या फिर कौन कौन शामिल है, ऐसे करके प्रश्न आप लोगों से पूछता है। तो देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है। पहली बात तो लोकसभा प्लस राज्यसभा, यानी कि इसको एक साथ ऐसे भी दे सकता है संसद के सदस्य, और दूसरा दे सकता है सभी राज्यों की विधानसभा, सभी राज्यों की विधानसभा। उसके बाद तीसरा क्या दे सकता है, दिल्ली प्लस पुडुचेरी, दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा। अब इनके क्या है, एक साथ अगर ऐसे लिखोगे तो इनके क्या है, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अभी दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा की मैं बात करूं तो 70वां संविधान संशोधन कब होता है?
1992 के तहत दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा का गठन किया जाता है और तभी से ही दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। कहीं पर भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, इस बात का क्लियर रूप से समझेंगे और नोट करके लिख लीजिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। केवल और केवल कौन से सदस्य भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। यानी कि अगर आप लोगों से लोकसभा की निर्वाचित सदस्य दिया रहेगा तो भी ऑप्शन सही होगा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य दिया रहेगा तब भी सही होगा, तीसरे नंबर का अगर दिया रहेगा कि संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य तो भी सही होगा, संसद के निर्वाचित सदस्य दिया रहेगा तो भी सही होगा। बात एक ही है, उसको घुमा घुमा के दिया जा सकता है। तो आप लोग स्पष्ट रूप से समझ चुके होंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा यानी कि सभी जगह के जो है निर्वाचित सदस्य ही इनके क्या होते हैं? निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को निर्वाचक मंडल बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा तथा आगामी एग्जाम में जो भी प्रश्न बन सकते हैं इनसे आप लोग उस प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो इससे आगे हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 55। अनुच्छेद नंबर 55, अनुच्छेद नंबर 55 की अगर मैं बात करूं, अनुच्छेद नंबर 55 में देखिए निर्वाचक मंडल क्या हुआ। अभी तो हमने देखा कि निर्वाचन में वोट कौन कौन डालेंगे। अब हमको देखना है कि निर्वाचन की प्रक्रिया एक्चुअली में होती कैसी है, उनकी प्रोसेस क्या है, उनमें कौन कौन से चरण होते हैं, उनको देखना है हमको आगे के अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 55 की अगर मैं बात करूं तो उसमें निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान हमको देखने को मिलता है। इसमें क्या लिखा हुआ है? निर्वाचन की प्रक्रिया यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रोसेस क्या है, उससे संबंधित प्रावधान हमको अनुच्छेद नंबर 55 में देखने को मिलता है। अब इनके निर्वाचन से संबंधित प्रावधान की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक चीज लिखा हुआ है कि पहला समानुपातिक एकल संक्रमणीय गुप्त मत पद्धति से चुनाव होता है। देखिए यहाँ पर कि कीवर्ड को आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है और मेरी गारंटी है कि आप लोगों को मैं निर्वाचन की प्रक्रिया इस वीडियो में बहुत बेहतर ढंग से समझा दूंगा। बस आप लोग ध्यान से इस बात को सुनिए कि इनके निर्वाचन की प्रोसेस क्या है। बस आप लोगों का ध्यान इसी में रहना चाहिए कि निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होती है, इस बात को आप लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि समानुपातिक, एक एक चीज को समझना बहुत जरूरी होता है पॉलिटी में। देखिए इसमें एक चीज लिखा हुआ है समानुपातिक, दूसरा वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा है? एकल संक्रमणीय, और तीसरा वर्ड लिखा है गुप्त मत पद्धति से क्या होता है? इनके निर्वाचन की प्रोसेस होता है। तो कहने का मतलब क्या है? समान अनुपातिक एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति से राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया होती है। अब आप लोग बोलेंगे कि जो ये एकल संक्रमणीय होता क्या है तथा ये समान अनुपातिक क्या होता है और एक गुप्त मत पद्धति होता है। एक एक करके सभी को हम बेहतर ढंग से समझेंगे। पहले देखते हैं कि समान अनुपातिक होता क्या है। पहले क्या देखेंगे? समान अनुपातिक। समान अनुपात से तात्पर्य है कि जैसे जो विधायक का चुनाव होता है, जैसे उसमें क्या है? 3 प्रत्याशी खड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे विधायक या फिर एमएलए का जो चुनाव होता है उसमें कितने प्रत्याशी हैं? 3 प्रत्याशी हैं। उन प्रत्याशी में से जिसको भी क्या वोट देते हैं, ज्यादा वोट देते हैं, उसमें क्या है? वो व्यक्ति क्या होता है? विजेता बनता है। स्पष्ट रूप से समझिएगा इसको। जैसे ए बी और सी व्यक्ति क्या के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? एमएलए, यानी कि किसी विधानसभा सीट के विधायक बनने के लिए 3 प्रत्याशियों ने उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं। तो पहला प्रत्याशी, दूसरे प्रत्याशी, मतलब ए बी और सी के रूप में 3 प्रत्याशी हैं। अगर देखो अब ये विधायक का जो चुनाव होता है इसमें क्या होता है? किसी एक व्यक्ति को ही वोट देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति वोट देने गया तो उसको अगर पसंद है ए व्यक्ति को, तो ए व्यक्ति को क्या करता है? वोट देता है और आ जाता है। लेकिन वो बी को वोट नहीं देता और सी को वोट नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो बी और सी को पसंद नहीं करता है। लेकिन क्या होता है? जो समान आनुपातिक प्रकार का जो पद्धति होता है उसमें अगर 3 व्यक्ति खड़े हैं, अगर उसमें ए बी और सी व्यक्ति खड़े हैं तो इसमें क्या होता है? सभी को समान अनुपात में वोट देना होता है। अर्थात
वो ए व्यक्ति को भी वोट देगा, बी व्यक्ति को भी वोट देगा और सी व्यक्ति को भी वोट देगा, उस पद्धति को कहा जाता है समान अनुपातिक, यानी वोटों का अनुपात तीनों में समान होना चाहिए, अर्थात तीनों व्यक्ति को जो वोट देते हैं उस पद्धति को कहा जाता है समान अनुपातिक। लेकिन इसमें क्या होता है, एक पद्धति से होता है प्रिफरेंशियल वोटिंग सिस्टम, दूसरा कहा जाता है प्रिफरेंशियल वोटिंग सिस्टम। इसी में दूसरा लिख लीजिए प्रिफरेंशियल वोटिंग सिस्टम। पीवीएस पद्धति से क्या होता है, पीवीएस पद्धति से क्या होता है, चुनाव होता है, चुनाव होता है। इसका फुल फॉर्म है प्रिफरेंशियल वोटिंग सिस्टम, अर्थात क्या हुआ है, प्रिफरेंस दिया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में। मैंने कहा एमएलए का जब चुनाव होता है तो उसमें किसी एक पर्टिकुलर इंसान या फिर पर्टिकुलर उम्मीदवार को वोट दिया जाता है, बाकी जितने भी उम्मीदवार रहते हैं उनको वोट नहीं दिया जाता। लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें क्या किया जाता है, जैसे 5 उम्मीदवार हैं तो पांचों को क्या दिया जाएगा, वोट दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि यदि 3 उम्मीदवार खड़े हैं तो तीनों व्यक्ति को समान अनुपात में वोट देना होता है। अब ये क्या होता है, प्रिफरेंशियल। अब 3 व्यक्ति तो खड़े हैं, जैसे क्या हुआ, 3 व्यक्ति खड़े हैं, 3 व्यक्ति खड़े हैं, ए हो गया, बी हो गया और सी। ये क्या हुआ, ए बी और सी व्यक्ति खड़े हैं। अब इसमें देखो, अगर आप लोगों को जानना है तो लाल रंग का जो इसमें देखो वोट, क्या ईवीएस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से वोट नहीं होता। पहली बात तो किससे होता है, मत पत्र से चुनाव होता है, कहीं पर भी ईवीएस का प्रयोग नहीं किया जाता राष्ट्रपति के चुनाव में। देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला, 3 व्यक्ति उम्मीदवारी के रूप में राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए खड़े हैं। पहला कौन है, ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। अब देखो 1 2 3, ये क्या है, प्रेफरेंस दिया जाए, 3 व्यक्ति खड़े हैं। देखो मान के चल कोई व्यक्ति आता है और वो चाहता है कि ए व्यक्ति को क्या देना चाहता है, पहला प्रेफरेंस देना चाहता है, तो ये क्या करेगा, इसको टिक मारेगा। किसको टिक मारेगा, इसको टिक मारेगा, पहला प्रेफरेंस किसको देना चाहता है। अब देखो पहला व्यक्ति को पहला प्रेफरेंस देना चाहता है, ठीक है, और वो चाहता है कि तीसरा व्यक्ति को दूसरा प्रेफरेंस देना चाहता है। कहने का मतलब है कि जो सी नंबर का व्यक्ति है वो अगर ए व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बनता है तो चाहता है कि सी नंबर का व्यक्ति या फिर सी नाम का व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, और जो द्वितीय जो बी नाम का व्यक्ति है उसको चाहता है कि थर्ड नंबर के, अगर ए भी नहीं बन पाता है और सी भी नहीं बन पाता है तो उस कंडीशन में बी बने। ऐसा जैसे कोई वोट दे रहा है, लेकिन वोट तो तीनों को दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो तीनों को दे रहा है। तो मतलब इसमें क्या है, वोटिंग जो है प्रेफरेंस के रूप में दिया जाता है कि जैसे ए बी सी खड़े हैं, उसमें से अगर मैं चाहता हूं कि सी नंबर का व्यक्ति मेरे पसंद है तो मैं सी नंबर के व्यक्ति को क्या करूंगा, पहला प्रेफरेंस दूंगा। तो इसे ही कहा जाता है प्रीवीएस पद्धति से चुनाव होता है। आप लोग स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि यह पीवीएस आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, ये क्या हुआ, एकल संक्रमणी मत पद्धति से चुनाव होता है। तो मैंने क्या कहा, अगर ए बी और सी व्यक्ति खड़े हैं, 3 व्यक्ति, ए को मिला, अब देखो जीतेगा कौन, पहली बात तो उसको समझिए, इसमें वही व्यक्ति जीतता है जिसको सर्वाधिक लोगों की पहली पसंद प्राप्त होती है, अर्थात सर्वाधिक लोग जिसको पहला प्रेफरेंस देंगे वही व्यक्ति क्या जीतता है, चुनाव जीतता है और राष्ट्रपति बनता है। तो मैंने कहा क्या, जीतेगा वही कौन, जीतेगा वही जो सर्वाधिक लोगों की पहली पसंद प्राप्त करेगा, पहली पसंद प्राप्त करेगा, यानी कि जो सर्वाधिक लोगों की पहली पसंद प्राप्त करेगा वही व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव जीतता है। ये भी हो गया, इस बात को भी आप लोग नोट करते जाइएगा। लेकिन देखिए मैं एक उदाहरण देता हूं, ए है, बी है और सी है, ठीक है। ए को मिला मान के चल 45% लोग पहली पसंद के क्या किए, पहली पसंद यहां पर लिख लीजिए, ए को मान के 45% लोग पसंद करते हैं और बी को करते हैं 35% और सी को करते हैं कितने लोग, सी को करते हैं मान के चल, सी को करते हैं 25% लोग। सी को कितने प्रतिशत लोग पसंद करते हैं, 25%। तो देखो टोटल कितना हुआ, 100% हुआ। कहीं पर भी हम 100% को ही आधार मान कर लेते हैं। तो देखिए इसने देखो पहली पसंद किसने प्राप्त की, ए ने 45% पहली पसंद प्राप्त किया और बी ने किया 35%, सी ने किया 25%। तो मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि कौन व्यक्ति चुनाव जीतेगा, कौन व्यक्ति जीतेगा चुनाव, कौन व्यक्ति जीतेगा। आप लोग बोलेंगे कि ए नाम का व्यक्ति जो है राष्ट्रपति बनेगा,
क्या ए नाम का व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा? मेरा आप लोगों से प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि क्या ए नाम का व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा। तो मेरा आंसर है आप लोगों से कि आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि जो ए नाम का व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बनेगा। कौन बनेगा राष्ट्रपति? तो ऐसी स्थिति में कौन बनेगा? ऐसी स्थिति में पी मतलब प्रेसिडेंट कौन बनेगा? एकदम ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि मैं बोला कि ए नाम के व्यक्ति को 45% लोग पसंद करें, अर्थात सर्वाधिक पसंद तो उन्होंने प्राप्त कर लिए। बी नाम के व्यक्ति को 35% लोग पसंद करें और सी नाम के व्यक्ति को 25% लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति कौन बनेगा, ये मेरा प्रश्न है आप लोगों से। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति कोई नहीं बनेगा, कोई नहीं बनेगा। आप बोलेंगे क्यों सर? ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति कोई नहीं बनेगा इसीलिए क्योंकि इनके लिए एक और प्रावधान है कि सर्वाधिक लोगों की पहली पसंद के साथ साथ न्यूनतम वैध मत हासिल करना भी अनिवार्य है। तो क्या होता है? सर्वाधिक लोगों की पहली पसंद के साथ, चौथा कंडीशन लिखो, सर्वाधिक लोगों की पहली पसंद के साथ साथ क्या करना चाहिए? न्यूनतम वैध मत हासिल करना चाहिए। मतलब सर्वाधिक लोगों की पहली पसंद प्लस न्यूनतम वैध मत हासिल करना भी जरूरी है। ये क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इन्होंने सर्वाधिक लोगों की पहली पसंद तो प्राप्त कर ली, लेकिन न्यूनतम वैध मत हासिल नहीं कर पाने के कारण ही वो राष्ट्रपति नहीं बनते। अब देखते हैं कि न्यूनतम वैध मत होता क्या है। अब देखते हैं कि न्यूनतम वैध मत होता क्या है। अब समझिएगा कि ये जो न्यूनतम वैध मत क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। न्यूनतम वैध मत को समझा रहा हूं मैं। न्यूनतम वैध मत होता क्या है? न्यूनतम वैध मत होता है कुल सीटों की संख्या। पहला क्या होता है? कुल सीटों की संख्या। पहला लिख लीजिए, क्या होता है? कुल सीटों की संख्या बटे क्या होता है? निर्वाचित होने वाला राष्ट्रपति। अब देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में चाहे वो 10 उम्मीदवार हैं चाहे 50 उम्मीदवार हैं, लेकिन निर्वाचित तो एक ही होगा, है कि नहीं? तो निर्वाचित होने वाला राष्ट्रपति, इसका सूत्र है निर्वाचित होने वाला राष्ट्रपति +1, फिर इधर लिखना है +1। ये उसका क्या है? न्यूनतम वैध मत निकालने का क्या है? फॉर्मूला है। तो देखिए, कुल सीटों की संख्या मान के चल मैंने कहा 100 है, और निर्वाचित होने वाला राष्ट्रपति मैं कहा कि चाहे 10 खड़े हो, 20 खड़े हो, 50 खड़े हो, कितनों भी राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए व्यक्ति खड़े हो, लेकिन जीतेगा ही तो एक ही ना, निर्वाचित तो एक ही होगा। तो निर्वाचित एक होगा, प्लस क्या करना है? एक करना है, प्लस का +1। अब देखिए 100 का 100 हो गया और नीचे 2 +1, यानी कि 50 + 1 = 51। अर्थात जब आधे से अधिक मत हासिल करते हैं तो उसी को कहा जाता है न्यूनतम वैध मत। मतलब कुल सीटों की संख्या का आधे से अधिक मत जब प्राप्त करते हैं तो उसे कहा जाता है न्यूनतम वैध मत। हमने देखा पिछली बार में 45% तो क्या किया था? मत हासिल किया था, लेकिन न्यूनतम वैध मत हासिल नहीं कर पाने के कारण ए नाम का व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बनता है। अब बोलोगे, जब न्यूनतम वैध मत हासिल नहीं कर पाएगा तो क्या उस स्थिति में दोबारा चुनाव होगा? मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि यदि किसी व्यक्ति ने न्यूनतम वैध मत हासिल नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने सर्वाधिक लोगों की पहली पसंद तो प्राप्त कर ली है, लेकिन न्यूनतम वैध मत हासिल नहीं कर पाया, तो क्या उस सिचुएशन में दोबारा से चुनाव होगा राष्ट्रपति का? तो उस सिचुएशन में दोबारा से चुनाव नहीं होगा। उस सिचुएशन में क्या नहीं होगा? दोबारा से चुनाव नहीं होगा। आप लोग स्पष्ट नोट करके लिख लीजिएगा, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में सर्वाधिक लोगों की पहली पसंद के साथ अगर न्यूनतम वैध मत हासिल नहीं कर पाया तो क्या होगा? दोबारा चुनाव नहीं होगा। तब क्या होगा? उस समय एक पद्धति है, हमने पहले ही पढ़ा है कि समान आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से क्या होता है? चुनाव होता है। उस समय काम होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ध्यान से सुनिएगा, मेरी गारंटी है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होता है मैं इसको बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को समझा दूंगा। तो देखिए, एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होता है। अब देखिए, मैंने क्या कहा
कि ए, बी और सी नाम के व्यक्ति खड़े हैं। एक ही एग्जाम को मैं बार बार दूंगा क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके एक एक कीवर्ड को अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो पूरा चैप्टर भी आप लोग याद कर डालेंगे तो भी आप उसको भूलेंगे, क्योंकि इस पॉलिटी का जो है लेखक लाइन समझने का चीज है, उसको याद करने का चीज है। जब आप एक बार जीवन में समझ लेते हैं तो आप भविष्य में कभी नहीं भूल पाएंगे, इसलिए आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, बाकी आपका जो सब्जेक्ट है बहुत आसान लगने लगेगा। तो देखिए एकल संक्रमणी की अगर मैं बात करूं तो एकल संक्रमणी क्या होता है, यहां मैं बताया कि ए, बी और सी व्यक्ति खड़े हैं। ए को मिला 45% पहली पसंद और बी को मिला 35% पहली पसंद। क्लियर रूप से लिख देता हूं ताकि आप लोग को बेहतर ढंग से समझ में आए। देखो ए खड़ा है, बी खड़ा है, सी खड़ा है। ए को मिला 45%, बी को मिला 35% और इसको मिला 25% पहली पसंद। ये क्या है, पहली पसंद की बात कर रहा हूं। फिर भी कौन है, ए नाम का व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन पा रहा है, लेकिन मैंने कहा कि इसके लिए क्या है, न्यूनतम वैध मत हासिल करना है, इसीलिए वो क्या है, राष्ट्रपति नहीं बन पा रहा है। फिर भी क्या बोला, दोबारा चुनाव नहीं होगा, तो फिर होगा क्या उसको समझना है। देखो इतना होने के बावजूद भी वो नहीं होगा। जब दोबारा चुनाव नहीं होगा तो जो सी नाम का व्यक्ति या फिर थर्ड नंबर के जो प्रत्याशी होते हैं उसको राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया से बाहर किया जाता है। क्या किया जाता है, स्पष्ट रूप से लिख लेना, कि नोट करके लिख लीजिएगा। ये ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, थर्ड नंबर के प्रत्याशी को क्या करते हैं, थर्ड नंबर के प्रत्याशी को चुनाव प्रक्रिया से बाहर किया जाता है। थर्ड नंबर के प्रत्याशी को चुनाव प्रक्रिया से बाहर किया जाता है। क्यों, अब देखिए, अब देखो इसको मिला है 20%। ध्यान से समझिएगा, आपको बेहतर तरीके से एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होता है वो क्लियर रूप से समझ में आ जाएगा। देखिए अब देखो सी नंबर के प्रत्याशी को थर्ड नंबर, यानी कि थर्ड में कौन है, सी है, सेकंड में कौन है, बी है, फर्स्ट में कौन है, ए है। ए को मिला 45% पहली पसंद, बी को मिला 35% और सी को मिला है 25% पहली पसंद। लेकिन देखो थर्ड नंबर के प्रत्याशी को इस सिचुएशन में क्या किया जाएगा, चुनाव प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। लेकिन अब देखो चुनाव प्रक्रिया से बाहर तो किया जाएगा, तो क्या इन लोगों में से जीत जाएंगे कोई, फिर भी नहीं जीतेंगे। तो क्या होगा, थर्ड नंबर के प्रत्याशियों का जो भी वोट होगा उसको ए और बी में क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा। बांटा तो जाएगा, तो क्या बराबर बराबर बांटा जाएगा। 25 है तो क्या उसको 12.5 बांटा जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा, देखिए जब सी नंबर के प्रत्याशी को बाहर किया जाएगा तो उसमें ये देखा जाएगा कि सी नंबर के प्रत्याशी जो हैं उनको भी, जितने भी लोग सी नंबर के प्रत्याशी को दिए हैं वोट, उनमें से कुछ लोग तो, अब ये देखा जाएगा कि जो सी नंबर के प्रत्याशी है उनमें से देखा जाएगा कि बी लोगों को कितने प्रतिशत इनमें से वोट दिए हैं, या फिर बी नंबर के प्रत्याशी को इनमें से कितने लोग, इनमें से भी तो कुछ लोग बी को पसंद कर रहे होंगे ना। तो ये देखा जाएगा कि इनमें से सर्वाधिक लोग बी को कितने लोग पसंद कर रहे हैं और ए को कितने लोग पसंद कर रहे हैं। तो इसको तो क्या कर दिए, चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिए, और इनका जो वोट होता है उनको ए और बी में डिवाइड किया जाता है, लेकिन बराबर बराबर डिवाइड नहीं किया जाता है। ये देखा जाता है कि सी नंबर में जितने लोग भी वोट दिए हैं उनमें से कितने लोग बी को पसंद किए हैं। मान के चल की 20% लोग क्या करते हैं, बी को क्या करते हैं, दूसरा नंबर में बने करके चाहते हैं, ठीक है। और 5% लोग चाहते हैं कि कौन बने, इस सी में से ही 5%। अब देखो यहां से 20% लोग सेकंड को चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 5% वोट इनको दिया जाएगा। तो देखिए जब इनको बाहर कर दिए, अब इनका 20% वोट देखे कि दूसरे नंबर पे चाहते हैं कि बी व्यक्ति राष्ट्रपति बने, तो 5% वोट इनको मिलेगा और 20% वोट इनमें बांट दिया जाएगा। तो देखिए इनका कितना हो गया, 55%, और इनका कितना होगा, 50%। ये ना तो सर्वाधिक पहली पसंद प्राप्त कर रहे हैं और ना ही न्यूनतम वैध मत हासिल कर रहे हैं। अब ये देखो ये क्या है, सर्वाधिक लोगों की पहली पसंद भी प्राप्त कर लिए हैं और न्यूनतम वैध मत भी प्राप्त कर लिए। तो राष्ट्रपति कौन बनेगा, ए राष्ट्रपति बनते हैं। आप लोग को क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एकल संक्रमणीय मत पद्धति बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो उस सिचुएशन में एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अब एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग पहली बार कब हुआ है, आजादी के बाद से पहली बार कब हुआ है, 1969 में, जब वीवी गिरी जब राष्ट्रपति
बने थे तो कौन से नंबर के, सेकंड प्रेफरेंस पर राष्ट्रपति बने थे। इसका प्रयोग पहली बार कब हुआ है, 1969 में वीवी गिरी जब राष्ट्रपति बने तो उस सेकंड प्रेफरेंस में राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद से आज तक भी द्वितीय प्रेफरेंस से कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बना है। तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा कि जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होता है। तो हमने आज पढ़ा कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होता है और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। अब देखो उसके बाद क्या है, गुप्त मतदान पद्धति। गुप्त मतदान पद्धति से तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है गुप्त रूप से होता है, उसे ही कहा जाता है गुप्त मतदान पद्धति। तो हमने देखा कि राष्ट्रपति का चुनाव समान आनुपातिक एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति से होता है। आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ चुके हो और आप लोगों का नोट्स भी बेहतर ढंग से बन रहा होगा। न्यूनतम वैध मत भी हासिल कर लिए हम लोग। अब देखिए इसमें कुछ और भी प्रावधान है, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में मतों की गणना नहीं होती बल्कि मत वैल्यू निकाला जाता है। क्या होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में मत गणना नहीं होती बल्कि मतों का वैल्यू निकाला जाता है और प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा के जो विधायक होते हैं उनका मत वैल्यू अलग अलग होता है और उसका आधार क्या लिया जाता है, जनसंख्या को लिया जाता है और वह जनसंख्या कब का, 1971 की जनसंख्या के आधार पर लिया जाता है। अलग अलग राज्य की विधानसभा के विधायकों का मत मूल्य अलग अलग होने का कारण यही है कि अलग अलग राज्यों की जनसंख्या अलग अलग है और वहां की विधानसभा सीटों में विधायकों की संख्या भी अलग अलग है। तो जाहिर सी बात है जहां की जनसंख्या ज्यादा होगी वहां के विधायकों का मत मूल्य ज्यादा होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मत मूल्य होता क्या है और मत मूल्य निकाला कैसे जाता है, एक विधायक का मत मूल्य कितना होता है और एक सांसद का मत मूल्य कितना होता है, उसको चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।